एक कत्ल, दो शूटर, 17 गोलियां। एक ऐसा हाई प्रोफाइल मर्डर केस जिसने पूरे राजस्थान को हिला कर रख दिया। या यूं कहूं, एक ऐसा हाई प्रोफाइल मर्डर केस जिसने न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया था। ये एक ऐसा हाई प्रोफाइल मर्डर केस था जिसमें पुलिस को अपने लिए एक डेडलाइन तय करनी पड़ी 72 घंटे की। एक ऐसा हाई प्रोफाइल मर्डर केस जिसके बाद पूरा राजस्थान सुलग उठा था। मगर अब उस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने उन दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के ऊपर 17 गोलियां बरसाई थीं, जिन्होंने उनकी जान ली थी। दरअसल 72 घंटे की अभी तय सीमा जो पुलिस ने अपने लिए तय करी थी, वो अभी पूरी होने में कुछ ही घंटे बाकी थे कि अचानक एक खबर सामने आती है कि दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस की टीम ने चंडीगढ़ के एक होटल से दो शूटर्स और उनके एक मददगार को धर दबोचा है। जिन लोगों को पकड़ा उनमें पहला नाम था शूटर नितिन फौजी का, दूसरा नाम था शूटर रोहित राठौड़ का और तीसरा नाम जिसे चंडीगढ़ के उस होटल के कमरा नंबर 105 से गिरफ्तार किया था, उस शख्स का नाम था उद्धम सिंह, जो इन दोनों शूटर्स का मददगार है। मगर 5 दिसंबर की हत्या के बाद से दोनों शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ फरार थे, पुलिस से भाग रहे थे ताकि गिरफ्तारी से बच सकें। लेकिन जयपुर से चंडीगढ़ तक की लुका छुपी का खेल उनके काम नहीं आ पाया। अच्छा, उनकी अपनी जितनी भी चालाकी थी वो उन दोनों शूटर्स को बचा नहीं पाई। दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस की टीम ने मिलकर चंडीगढ़ के होटल से दोनों को और उनके मददगार को, यानी कि उद्धम सिंह, रोहित और नितिन को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें धर दबोचा। हत्यारे फर्जी नाम से चंडीगढ़ के होटल में रुके हुए थे। इन्होंने जयवीर, देवेंद्र और सुखवीर के नाम से होटल का कमरा नंबर 105 बुक किया था। अब आपको बताता हूं कि 5 दिसंबर को जब इन्होंने गोली चलाई थी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के ऊपर, उसके बाद 9 दिसंबर तक गिरफ्तार होने तक इनकी जो पूरी ये कहानी थी, ये जो भाग रहे थे, कैसे भाग रहे थे, तो 4 दिन इन्होंने अपने आप को कैसे पुलिस से बचा कर रखा, इस बारे में मैं आपको बताता हूं। पुलिस के मुताबिक 5 दिसंबर को दोपहर में रोहित राठौड़ और नितिन फौजी ने गोगामेड़ी को गोलियों से भून दिया था और वहां से फरार हो गए थे। ये जयपुर से भागकर रोहित और नितिन सबसे पहले टैक्सी से डिडवाना पहुंचे, फिर धारूहेड़ा पहुंचे। वहीं से पुलिस को कुछ सुराग इनके भी मिले। फिर धारूहेड़ा से ऑटो लेकर दोनों रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। ट्रेन में सवार होकर दोनों हिसार स्टेशन पहुंचते हैं रेवाड़ी से। यहीं पर सीसीटीवी में इन दोनों की तस्वीरें हिसार स्टेशन पर पुलिस को मिलती हैं, जहां शूटर रोहित और नितिन को कुछ और मददगार भी फिर उसी स्टेशन पर मिल भी जाते हैं, जिन्होंने इनकी वहां से भागने में और थोड़ी मदद भी करी थी। उन्हीं में से एक है उद्धम सिंह, जिसको पुलिस ने चंडीगढ़ के उस होटल के उस कमरे नंबर 105 से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों का प्लान था कि ये हिसार से टैक्सी में बैठकर मनाली गए थे और मनाली से इन दोनों का प्लान था कि ये चंडीगढ़ वापस आए और फिर उसके मुताबिक ये चंडीगढ़ आने के बाद इनका प्लान था गोवा जाने का। मनाली से तीनों एक साथ चंडीगढ़ वापस चले आते हैं। जानकारी के मुताबिक शनिवार की शाम 7:40 पर शूटर और मददगार यानी कि नितिन, रोहित और उद्धम सिंह ये तीनों होटल पहुंचते हैं। मगर इनके होटल पहुंचने के ठीक 1 घंटे के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम और राजस्थान पुलिस की जो टीम थी वो वहां पर दबिश दे देती है और तीनों को उस होटल से गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों शूटरों की गिरफ्तारी एक अहम कामयाबी थी इस कड़ी में, क्योंकि पुलिस के ऊपर लोगों की नजरें लगी हुई थी कि पुलिस सिर्फ एक ही सवाल हो रहा था कि इतनी बड़े कांड में पुलिस अभी तक अपराधियों को पकड़ क्यों नहीं पा रही है। पुलिस ने भी गोगामेड़ी के रिश्तेदारों को यह भरोसा दिया था कि वो आरोपियों को 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेंगे। चंडीगढ़ से गिरफ्तार 3 आरोपियों से अब जयपुर पुलिस पूछताछ करके हत्या के एक राज को उगलवा रही है। इस पूरे मामले पे एक मददगार उद्धम सिंह, पहले एक मददगार जो और था, उसको पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया है। टोटल इस पूरे केस के अंदर 4 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है, नितिन, रोहित, उद्धम और इनका एक चौथा साथी जिसको सबसे पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यही 2 शूटर हैं, यानी कि नितिन फौजी और रोहित राठौड़, जिन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पर 17 गोलियां बरसाई थी। उस वक्त इन्होंने जो इनके साथ आया था नवीन शेखावत, उसके ऊपर भी गोलियां बरसाई हैं। इससे पहले गोगामेड़ी से दोनों ने नवीन शेखावत की मौजूदगी में, मतलब जब ये 5 दिसंबर को गोगामेड़ी के घर पहुंचे थे मिलने,
गोली मारने से 10 मिनट पहले ये जब वहाँ पे बैठे हुए थे तो इन्होंने पहले 10 मिनट तक नवीन वहाँ पे बैठ के पहले बात करी। असल में 5 दिसंबर को वहाँ पहुँचने के बाद नवीन शेखावत ने अपने फ़ोन पर गोगामेडी से किसी की बात कराई थी। सीसीटीवी में क्लियर दिख रहा है कि गोगामेडी यहाँ बैठे हुए हैं सोफे के राइट साइड पे और गोगामेडी के लेफ्ट साइड में नवीन शेखावत बैठा हुआ है। गोगामेडी किसी से फ़ोन पे बात करते हैं और फ़ोन मिलाकर उन्हें नवीन शेखावत ही देता है। तकरीबन 10 मिनट तक बात भी की, उसके बाद वो फ़ोन वापस उन्हें दे देते हैं और जैसे ही वो फ़ोन वो नवीन शेखावत को वापस देते हैं उसके कुछ देर के बाद ये दोनों यानी कि रोहित और नितिन फौजी ये दोनों मिलकर गोगामेडी के ऊपर गोलियों से हमला कर देते हैं और उनकी जान ले लेते हैं। पुलिस की जांच में और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि गोगामेडी के घर के अंदर ड्राइंग रूम में पहुंचने के कुछ देर के बाद नवीन शेखावत ने अपने फ़ोन पे एक नंबर डायल किया और अपना फ़ोन सुखदेव सिंह गोगामेडी को दिया। ये चीज़ पूरी सीसीटीवी में कैद भी है। कुछ देर बात करके गोगामेडी ने नवीन शेखावत को उसका फ़ोन वापस कर दिया और मगर पुलिस के सामने एक सवाल था कि आखिर वो शख्स कौन था जिससे आखिरी बार नवीन शेखावत ने फ़ोन पर उनकी बात कराई थी। यह राज भी तब खुला जब मौका वारदात पर गोगामेडी की हत्या के बाद पुलिस वहाँ पहुंची और सारे सबूतों को इकट्ठा कर रही थी तो पुलिस को मर चुके नवीन शेखावत के पास से जो फ़ोन था वहीं पर पड़ा हुआ मिला। जब पुलिस ने उस फ़ोन को चेक किया तो पता चला कि गोगामेडी ने आखिरी बार कोई जिस शख्स से फ़ोन पर बात करी थी, नवीन ने जिसको फ़ोन मिलाकर दिया था, वो और कोई नहीं बल्कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की साजिश रचने वाला रोहित गुदारा ही था। इसका खुलासा जैसे मैंने बताया तब हुआ जब शूटआउट के बाद पुलिस को मौके से नवीन शेखावत का फ़ोन मिला। उस फ़ोन में आखिरी डायल नंबर रोहित गुदारा का था। अब सवाल उठता है कि विदेश में छिपा रोहित गुदारा गोगामेडी की हत्या क्यों करना चाहता था। सवाल ये भी है कि रोहित राठौड़ और नितिन फौजी ने ही हत्या करने की ये पूरी की पूरी कसम क्यों खाई, ये पूरी जिम्मेदारी क्यों उठाई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है और पुलिस के अलग अलग अधिकारियों ने भी ये कहा है कि माना जा रहा है कि कनाडा में छिपे रोहित गुदारा प्रॉपर्टी विवाद से जुड़े मामलों में सुखदेव सिंह गोगामेडी के दखल से नाराज था। रोहित गुदारा को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि गोगामेडी कैसे उसके जिनसे भी वो पैसा मांग रहे हैं या रंगदारी मांग रहे हैं उनके सपोर्ट में कैसे और रोहित गुदारा लॉन्स गैंग के अगेंस्ट में वो कैसे खड़े हो जाते हैं। गोगामेडी गुदारा के दुश्मनों का हमेशा पक्ष लेते थे। उनका क्लियर था कि वो गैंगस्टरों का साथ नहीं दे रहे थे, वो साथ दे रहे थे उन लोगों का जिनसे ये पैसे मांग रहे थे। तो ये गैंगस्टर्स के अगेंस्ट में खड़े हो जाते थे और उनका यही पक्ष लेना इन लोगों को नागवार गुजर रहा था। लिहाजा उन्होंने रास्ते का रोड़ा हटाने की सुपारी अपने करीबी वीरेंद्र चारण को दी। वीरेंद्र चारण ने अपने जानने वाले रोहित राठौड़ और नितिन फौजी से संपर्क किया। इसके बाद दरअसल रोहित राठौड़ के खिलाफ रेप का एक मुकदमा दर्ज है और गोगामेडी उसके खिलाफ पैरवी कर रहे थे। नितिन फौजी भी केस में फंसा हुआ था। अब वो विदेश जाकर सेटल होना चाहता था, इसलिए वीरेंद्र चारण रोहित राठौड़ और नितिन की कमजोरी जानता था। दोनों को मदद का झांसा देकर चरण ने उनसे गोगामेडी की हत्या करने का पूरा जो सुपारी थी वो उनको सौंप दी। झांसे में आकर दोनों तैयार भी हो गए और वीरेंद्र ने अपने गुर्गे के जरिए दोनों शूटरों को जयपुर में हथियार भिजवाए। उसी हथियार से दोनों ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। हत्याकांड से पहले और इसके बाद दोनों शूटर लगातार वीरेंद्र चारण के संपर्क में थे। अब खुलासा हुआ है कि फरार होने से पहले रोहित राठौड़ और नितिन फौजी ने जयपुर के पास एक होटल के बगल में उन हथियारों को छुपा दिया या दबा दिया जिन हथियारों से या जिस बंदूक से इन्होंने गोगामेडी और नवीन शेखावत के ऊपर 17 गोलियों से फायर किया था। पुलिस अब हथियारों को बरामद करेगी ताकि सबूतों और वारदात की तमाम कड़ियों को जोड़ा जा सके। 5 दिसंबर से एक हफ्ते पहले ही इस साजिश की पूरी कहानी रची गई थी। मतलब ये जो पूरी कहानी है, इस साजिश की पूरी प्लानिंग है, 5 दिसंबर से एक हफ्ते पहले यानी कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में सब कुछ तय हो गया था। जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, हथियारों का इंतजाम हो गया था, शूटर भी मुस्तैद हो गए थे। रेकी का जिम्मा मारे गए नवीन शेखावत ने पूरा कर लिया था। ऐसे में अहम सवाल है कि आखिर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी ने नवीन को गोलियों से क्यों भून डाला। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले सीसीटीवी की इन तस्वीर को देखिए।
जब गोली चली तो नवीन ने डर कर दोनों शूटरों को रोकने की कोशिश की। इसी वजह से रोहित और नितिन ने आखिरी वक्त में उसे खत्म करने का फैसला कर लिया। खुलासा यह भी हुआ है कि शूटर नितिन और रोहित को गोगामेडी की हत्या से पहले 50-50 हजार रुपए भी मिले थे। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि उन्हें कत्ल के बाद चंडीगढ़ जाना था। प्लान के मुताबिक वो चंडीगढ़ पहुंच भी गए थे, जहां से दोनों को गोवा रवाना हो जाते। फिर गोवा से दक्षिण भारत के अन्य अलग अलग इलाकों में छिपते छिपाते दोनों का विदेश फरार होने का इंतजाम ये गैंगस्टर जो देश के बाहर बैठे हुए हैं वो करते थे। लेकिन अब दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं और सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार पुलिस ने कर रखी है। जैसे कि गोगामेडी की हत्या को लेकर कई अहम सवाल हैं और मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस ने नितिन फौजी से कुछ पूछताछ भी करी है और वो इसी सवाल नितिन फौजी से पूछे गए हैं कि वो कब और कैसे रोहित गुदारा के संपर्क में आया, उसको हथियार सप्लाई करने वाले वीरेंद्र चरण से क्या संबंध है, गोगामेडी की हत्या के लिए कितने पैसे मिले, रोहित राठौड़ और नवीन शेखावत को कैसे जानते थे, नवीन शेखावत को क्यों मार डाला, भागने में किस किस ने मदद करी, क्या रोहित गुदारा ने विदेश भागने के लिए फर्जी पासपोर्ट और वीज़ा दिए। खुलासा तो ये भी हुआ है और ये चीज़ कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से भी कह रहा हूँ मैं आपको कि गैंगस्टर रोहित गुदारा सिग्नल ऐप के जरिए लगातार इन शूटर से जुड़ा हुआ था। साथ ही उसने गोल्डी बराड़ को भी इस साजिश की जानकारी दी थी। मामला गैंगस्टर से जुड़ा है तो लिहाजा इस केस में अब इस केस को एनआईए को सौंपने की तैयारी है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि राजस्थान के गृह विभाग ने केंद्र सरकार को इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया है। वैसे आपको बता दूं कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर सरकार अब शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर चुकी है। साथ ही उसके जो गुर्गे हैं उनको अब पुलिस और सरकार चौतरफा चोट देने की पूरी एक प्लानिंग सरकार ने एक चौतरफा चोट इस गैंग के गुर्गों को और इस गैंग को देने की पूरी तैयारी कर ली है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी लेकर सुर्खियों में आए लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर सरकार ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके खिलाफ चौतरफा कार्रवाई करने की एक योजना बन रही है। फिलहाल जांच एजेंसियां और पुलिस अपना काम कर रही है। कनाडा और अमेरिका में बैठे इसके गुर्गों की अब उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को कभी जान से मारने की धमकी देकर सुर्खियों में आया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अब कुख्यात हो चुका है। वो भले ही जेल में बंद है लेकिन उसके गैंग के गुर्गे लगातार आपराधिक गतिविधियों में पूरी तरीके से लिप्त हैं और इतनी बड़े केसेस को, इतने बड़े गुनाहों को, अपराधों को वो अंजाम दे रहे हैं। ज़्यादातर बड़ी वारदातों के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ होता है, ऐसा कहा जा रहा है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला से लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या तक की जिम्मेदारी लेने वाले इस गैंग के गुर्गे कनाडा और अमेरिका में भी बैठे हुए हैं। वहीं से वो सोशल मीडिया और ऐप्स के जरिए युवाओं को बरगलाकर उन्हें अपनी गैंग में शामिल कर रहे हैं, उनसे जो है अपनी टारगेट पर फायरिंग करवा रहे हैं। लेकिन अब उनकी उल्टी गिनती भी शुरू हो गई क्योंकि सरकार ने एक पूरी प्लानिंग तैयार कर रखी है इन अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए। सरकारी एजेंसियों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके गुर्गों पर चौतरफा चोट करने की तैयारी चल रही है। इसमें आईबी, एनआईए, ईडी के साथ साथ स्थानीय पुलिस की स्पेशल टीम एक साथ मिलकर काम कर रही है। इस गैंग के गुर्गे और शार्पशूटरों के खिलाफ इंटेलिजेंस इनपुट मिलते ही पुलिस एकदम एक्टिव मोड में आ जाती है। वारदात से पहले ही एनकाउंटर करके उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। इसी तरह दिल्ली के एक हाई प्रोफाइल इलाके वसंत कुंज में भी लॉरेंस गैंग के 2 शूटरों को एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों शूटर साउथ दिल्ली के एक मशहूर 5 स्टार होटल के पास रंगदारी वसूलने के लिए फायरिंग करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और इस पूरी साजिश में जो दिल्ली के 5 स्टार होटल नाम एक मशहूर 5 स्टार होटल के पास जो ये पूरा प्लानिंग करने की तैयारी थी, उनको जो निर्देश दे रहा था अनमोल बिश्नोई। जी हाँ, दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आए दोनों शूटरों जो हैं उनके नाम है अनीश और सीसीएल। वैसे सीसीएल की उम्र मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महज 15 साल है और जो अनीश है उसकी उम्र महज 23 साल है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसे युवाओं को अपनी गैंग में शामिल करके उनके दिमाग को ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि वो इनके कहने पर कहीं पर भी फायरिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
वैसे ये पहली बार नहीं है जब पुलिस ने वारदात से इस गैंग के किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया हो। इस तरह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई गुर्गों को इस तरीके से पुलिस पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है, जहां वो वारदात को अंजाम देने जा रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले पुलिस को एक टिप मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचकर वारदात से पहले ही उन्हें पकड़ लेती है। इससे पहले ऐसे कई एनकाउंटर्स हो चुके हैं जिसमें लॉरेंस के शार्प शूटर गिरफ्तार हुए हैं। कुछ वक्त पहले ही दिल्ली पुलिस ने इस गैंग के दो अन्य शूटरों को गिरफ्तार किया था, जिनकी पहचान आकाश और नीतीश के रूप में हुई थी। इन दोनों पर 3 दिसंबर को दिल्ली के पंजाबी बाग में रहने वाले पंजाब के फरीदकोट से पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के घर पर फायरिंग करने का आरोप है। पूर्व विधायक से कनाडा में बैठे लॉरेंस के दोस्त गोल्डी बराड़ ने रंगदारी मांगी थी। उनको डराने के लिए ही उनके घर पर ये फायरिंग की गई थी। हालांकि पुलिस ने उन लोगों को दोनों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने फायरिंग करी थी। मगर करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगमेड़ी की जिस दिन हत्या हुई है, उसी दिन ईडी ने राजस्थान और हरियाणा में करीब 13 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी भी की है। जी हाँ, ये सभी ठिकाने लॉरेंस बिश्नोई और उसके जिगरी दोस्त गोल्डी बराड़ के करीबियों की लोकेशंस थी, जहां पर ये छापेमारी हुई है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल गैंगस्टरों और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई अब तेज कर दी है। इसी के तहत ये छापेमारी की ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के गुर्गेज जबरन वसूली, ड्रग्स और हथियार की तस्करी के जरिए पैसे कमाकर भारत से कनाडा और अमेरिका भेज रहे हैं। ईडी इसी बात की अब जांच कर रही है कि कौन कौन से गैंगस्टर इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल हैं और किस तरह से वो पैसों को भारत से कनाडा और अमेरिका विदेश में अलग अलग देशों में वो भेज रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे विदेश में बैठकर हिंदुस्तान के लोगों से लगातार रंगदारी वसूल भी रहे हैं। इनका एक सेट पैटर्न होता है। ये सबसे पहले शिकार की एक शिनाख्त करते हैं, एक अपना टारगेट सेट करते हैं। इसके बाद ये व्हाट्सएप कॉल करके या एक वॉइस नोट भेजकर रंगदारी मांगते हैं। पैसे नहीं देने की स्थिति में जब वो पैसे देने से या तो मना कर देते हैं या कोई भी टालम टोल या बहाना करते हैं या कुछ और बात बोलते हैं, ऐसी स्थिति में उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। टारगेट को डराने के लिए उनके घर पर कई बार फायरिंग भी कराई जाती है। कई बार दहशत कायम करने के लिए कई लोगों की हत्या भी करा दी जाती है। हत्या के लिए जिम्मेदार नामचीन लोगों को चुना जाता है ताकि दहशत का जो माहौल है, इनका जो नाम का डर है, वो कायम रहे। हर बार वारदात को अंजाम देने के लिए नए शूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पुलिस के पास उनका कोई पिछला रिकॉर्ड ना हो और पुलिस उन्हें इतनी आसानी से पकड़ ना सके। लॉरेंस बिश्नोई के साथ ज़्यादातर गैंग वारदातों को अंजाम देने के लिए नाबालिग लड़कों का इस्तेमाल करती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो नाबालिग लड़कों का कोई पिछला रिकॉर्ड क्राइम का ज़्यादा होता नहीं है, और अगर क्राइम का रिकॉर्ड होता भी है तो नाबालिग जो अपराधी होते हैं उनका रिकॉर्ड पुलिस रखती नहीं है फ्यूचर के लिए, कि अगर ये सुधरते हैं तो इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, इनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। ऐसी सूरत में पुलिस ज़्यादातर नाबालिगों का रिकॉर्ड नहीं रखती है, लिहाजा ये इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। दूसरा ये भी एक इनका सोचना हो सकता है कि नाबालिगों को जो अपनी गैंग में शामिल करते हैं कि नाबालिगों को अगर सज़ा होती भी है तो वो ज़्यादा सज़ा उन्हें होती नहीं है, कम सज़ा होती है और वो जेल से छूट जाते हैं। उनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं हो पाता है। ऐसे में वारदात को अंजाम देकर ये आसानी से भाग निकलते हैं। तीसरा, इनको ऐप्स के जरिए सुपारी दी जाती है नाबालिगों को। ऐसे में पकड़े जाने के बाद ये लोग किसी का नाम भी नहीं लेते हैं। ऐसे में फंसने की जो संभावना होती है वो काफ़ी कम रहती है, और आजकल के कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके महंगे शौक़ों को पूरा करने के लिए अपराध के दलदल में वो उतर भी जाते हैं, क्योंकि उनको अपने अलग अलग शौक़, अपनी जितनी भी उनकी मज़े मस्ती मजाक की जो उनकी एक सोच होती है, कुछ यंगस्टर्स की जो अपराध की प्रवृत्ति वाले होते हैं या अपराध की तरफ जिनका ज़्यादा इंक्लाइन होता है, उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो अपराध के इस दलदल में कूद जाते हैं और अपराध को अपने हाथों से अंजाम देकर बचने का रास्ता उनके लिए ये लोग तैयार करके रखते हैं। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा कुख्यात अपराधी है जिसके खिलाफ एक नहीं सैकड़ों मामले दर्ज हैं। वो जेल में बंद रहकर भी अपनी गैंग को ऑपरेट करता है। इसकी आप हाल ही में एक आपने देखा भी होगा कि जेल में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई ने बाकायदा एक टीवी चैनल को पूरा इंटरव्यू दिया था, ना कि एक बार बल्कि 2 बार अलग अलग तरीके से उस गैंगस्टर ने जेल में बैठकर एक टीवी चैनल को आराम से इंटरव्यू दिया था। ना सिर्फ इंटरव्यू दिया बल्कि जेल में रहकर उसने
सिद्धू मूसेवाला की हत्या की पूरी कहानी कैमरे पर बताई थी। उसने बताया कि क्यों, कब, कैसे, किसने किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की। इसके अलावा कनाडा में रहते हुए विक्रम बरार जो है, कहते हैं कि वो गोल्डी इसका लॉरेंस का जितना भी पैसा होता है वो कनाडा में बैठकर उसका लेन देन देखता है। बताया जाता है कि लॉरेंस के क्राइम नेटवर्क में करीब करीब 1000 लोग जुड़े हैं। इसमें शार्प शूटर, कैरियर, सप्लायर, रेकी पर्सन, लॉजिस्टिक सपोर्ट बॉय, शेल्टर मैन और सोशल मीडिया विंग के सदस्य शामिल हैं। इस गैंग का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई को तो गोल्डी बरार की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। लॉरेंस बिश्नोई जो था वो सबसे पहले तब मशहूर हुआ था जब साल 1998 में जो बॉलीवुड अभिनेता हैं सलमान खान, उनका नाम काले हिरण केस में आया था। इसके बाद बिश्नोई समाज असल में काले हिरण की पूजा करता है, इसलिए उनका सलमान खान का जो भी केस था काले हिरण का, उसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि या तो सलमान खान हमारे गांव में आकर हमारे समाज के लोगों से माफ़ी मांगे और हमारे मंदिर में पूजा करे, नहीं तो मैं उसे मार दूंगा। और वक्त वक्त पर कई बार ऐसा हुआ है कि सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकियां मिलती रही हैं। हाल ही में जब धमकी मिली थी तो सलमान खान की जो सिक्योरिटी है उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। फिलहाल ये अपराधी, या यूँ कहूँ कि फ़िलहाल लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है उसका जो मास्टरमाइंड है, सबसे बड़ा जो उसका कर्ता धर्ता है लॉरेंस, जिसके नाम से पूरी गैंग चलती है, वो जेल में बंद है और जेल में रहकर ही वो अपने पूरे नेटवर्क को चला रहा है। इसके ऊपर सैकड़ों केस दर्ज हैं, कई आपराधिक बड़े बड़े नामों को जो केसेस हैं उसमें इसका नाम है, लेकिन फ़िलहाल पुलिस जांच कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है। उम्मीद है लॉरेंस बिश्नोई और उस गैंग के ऊपर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और इन लोगों के अपराध की जो ग्राफ है वो थोड़ा कम होगा। इस पूरे चीज़ के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।